हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो और 2026 में 2 फरवरी से होने वाले एग्जाम में आप एपियर होने वाले हो, तो ये कुछ बायोलॉजी के जो जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना स्किप किए हुए इसे अंत तक देखें। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका दिया गया है कि मेंडलीय, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि मेंडलीय लिंक क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार कौन है। मेंडलीय का मतलब है कि इसमें जो भी बीमारी होगा वो जीन की गड़बड़ी के कारण या फिर उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि क्रोमोसोम। तो कहता है क्या कि अगर मेंडलीय विकार की अगर हम बात करते हैं, मेंडलीय विकार और क्या कहता है, लिंक क्रोमोसोमल, यानी कि उसके जो जीन होने चाहिए वो लिंक क्रोमोसोम पर होने चाहिए, 6 क्रोमोसोम पर होने चाहिए, जैसे कि एक्स या वाई पर। तो मेंडलीय लिंक क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार बोला है। तो अप्रभावी विकार में जितने भी एनसीईआरटी में जो विकार के बारे में दिए, मेंडलीय विकार जो भी दिया गया है, वो सारे जो विकार हैं वो एक प्रकार का लिंक क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार है। ज्यादातर ये लिंग अलिंग हो सकता है, बट आप ज्यादातर ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी बीमारी दिए गए हैं मेंडलीय विकार में, वो सारे के सारे अप्रभावी कंडीशन में दिए गए हैं, अप्रभावी कंडीशन के बीमारी दिए गए हैं। तो आपको यही याद रखना है। हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये दो ऐसे बीमारी हैं जिनके जो जीन होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के जीन को आप लोग सी से सूचित करते हो और हीमोफीलिया के जीन को आप लोग एस से सूचित करते हो। तो ये दोनों जो हीमोफीलिया के लिए और आपका कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए सी और हीमोफीलिया के लिए एच से, इसको हम लोग हीमोफीलिया के जीन को हम लोग एच से सूचित करते हैं और वर्णांधता के जीन को हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस के जीन यानी जो सी है वो भी आपके लिंक क्रोमोसोम एक्स पर पाए जाते हैं और हीमोफीलिया के भी जो जीन होते हैं वो एच एक्स क्रोमोसोम पर ही ये भी इसके जो जीन है वो पाए जाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कि मेंडलीय ऑटोसोमल अप्रभावी विकार कौन है। ऑटोसोमल का मतलब है कि जिसके जो जीन होने चाहिए वो ऑटोसोम पर होने चाहिए, जैसे कि आपका जो लिंग का निर्धारण नहीं कर पाता है, इसमें एक्स वाई नहीं आएगा, इसमें वो सारे बीमारी या मेंडलीय विकार आएंगे जिनके जो जीन होते हैं वो अलिंग क्रोमोसोम पर होते हैं। अलिंग क्रोमोसोम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। तो मेंडलीय ऑटोसोमल अप्रभावी विकार की बात किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा आपका दिया है फिनाइलकीटोन्यूरिया और तीसरा आपका दिया है आपका थैलेसीमिया। अगला ऑब्जेक्टिव आपका दिया है कि अल्फा थैलेसीमिया के जीन कौन है। अल्फा थैलेसीमिया के जीन की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो जीन के दो जीन के द्वारा उसका कंट्रोल होता है। एक है आपका HbA1 और दूसरा है आपका HbA2। तो अल्फा थैलेसीमिया के जीन कौन कौन है, तो HbA1 और HbA2। अगला दिया है आपका कि अल्फा थैलेसीमिया के लिए 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। कहता है कि अल्फा थैलेसीमिया के जीन किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया के जीन किस क्रोमोसोम पर अगर पाए जाते हैं तो इसकी हम बात करते हैं तो ये इसके जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर होते हैं, 16 पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है आपका बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया के जीन किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो बीटा थैलेसीमिया के जो जीन है वो आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पर, क्रोमोसोम नंबर 11 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। कहा है, क्वेश्चन कहता है आपका कि बीटा थैलेसीमिया के जीन किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो बीटा थैलेसीमिया के जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाए जाते हैं। थैलेसीमिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक आपका बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के जो जीन होते हैं वो आपके क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाए जाते हैं और बीटा थैलेसीमिया के जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाए जाते हैं, 11 पर पाए जाते हैं। उसके बाद है पॉलीप्लोइडी की अवस्था किस में देखी जाती है। पॉलीप्लोइडी पूछा है, इसमें आप लोग जैसे कि एन्यूप्लोइडी पॉलीप्लोइडी की अवस्था पढ़ते हो। तो पॉलीप्लोइडी का मतलब क्या है कि कई सारे क्रोमोसोम, मतलब कि एक सेट पर हर एक सेट, मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि क्रोमोसोम के सेट पर कई सारे सेट पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें बोला है कि पॉलीप्लोइडी की अवस्था, तो पॉलीप्लोइडी की अवस्था ज्यादातर प्लांट में देखे गए हैं। और प्लांट की बात करता है कि कौन सी प्लांट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गेहूं और कपास। गेहूं आप एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी ने इससे बाहर कुछ नहीं पूछा है ना। तो आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा कि पॉलीप्लोइडी की अवस्था किस में देखी जाती है, तो आप सीधी सी बात देखना पौधे में, और पौधे का एग्जाम्पल अगर ज्यादा दे सकता है तो उसके लिए आप गेहूं याद रखिएगा। ऐसी घटना जो है वो पॉलीप्लोइडी की अवस्था जो है वो गेहूं में या फिर गेहूं के प्लांट में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है
कि दात्र कोशिका रक्तता, जिसको आप लोग सिक्कल सेल एनीमिया कहते हो, दात्र कोशिका रक्तता रोग का नियमन या नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका HbA और HbS जीन के द्वारा। इसमें दो कंडीशन आपको याद रखना है कि व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके 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 क्रोमोसोम पर HbA और HbS ऐसा अगर जीन है, तो वो व्यक्ति केवल वो प्रभावी हो, वो केवल कैरियर हो सकता है, रोग ग्रसित नहीं होगा। रोग ग्रसित तभी हो सकता है जब उसके बॉडी के अंदर HbS और HbS ऐसी कंडीशन जब आएगा, तब वो व्यक्ति को दात्र कोशिका रक्तता ये वाली आपकी रोग होंगे, अदरवाइज ये वाला रोग जो है वो नहीं होगा। तो सिक्कल सेल एनीमिया, जिसको दात्र कोशिका रक्तता कहते हो, वो किस कंडीशन में प्रभावी और रोग वाहक होगा? तो HbS और HbS की कंडीशन में वाहक होता है। HbA और HbS के कंडीशन में ये वाहक होगा, और इस कंडीशन में वो व्यक्ति में, आपको ये कंडीशन जब आती है तो व्यक्ति में सिक्कल सेल एनीमिया रोग जो है वो लक्षण के रूप में इन पे प्रकट होते हैं या फिर दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है टर्नर सिंड्रोम के लक्षण है। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, कि फीमेल्स के अंदर जहां पे दो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स होना चाहिए, तो वहां पे क्या हो जाता है X0। तो कहता है कि टर्नर सिंड्रोम के लक्षण है। तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल्स होंगी उनके जो कद होंगे, उनकी जो लंबाई होंगी वो छोटे हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि आपका जो मादा जो लक्षण होगा, वो जो फीमेल्स कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर क्या रहेगा, वो कम डेवलप रहेगा। इसके अलावा एक और कहता है कि इसमें अंडाशय जो होते, ओवरी जो होते, वो भी अनडेवलप रह जाते हैं, पूरी तरीके से वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। उसका 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने खोजा या पहचाना था। इसलिए उनके नाम के वर्ड से ये बीमारी का जो नाम रखा गया है वो डाउन सिंड्रोम रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक इसे शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।